वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं फिगारे इश्कम की एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। फरजाना को जैसे ही मरजान के घर आने की खबर हुई, वो सीधी इसके कमरे की जानिब गई थी, जहां से गुजरता हरब इसी को देख रहा था। इससे पहले वो दरवाजे पर दस्तक देती हरब इसके सामने आया था। इस वक्त क्या चाहिए आपको? वो दरवाजे के सामने खड़े होते हुए बोला। मेरी बेटी, वो साहिब हरब समझ चुका था, वो ठीक है। दरअसल इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। कल तक वापस आ जाएगी, या फिक्र मत करें। हरब ने झूठा दावा किया था इसे टालने के लिए, मगर वो वहाँ अकेली, इसके पास कोई होना चाहिए ना। मैं वहाँ जाती। नहीं यार, आप आराम करें, वहाँ प्रॉपर मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर्स का पूरा स्टाफ है, आप परेशान मत हो, सब बेहतर होगा। हरब वो फरजाना को वापस भेजकर अपने कमरे की जानिब जा चुका था, जबकि इसकी जाते ही गार्ड ने मरजान के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो सख्त ठंड में शावर के नीचे दोनों मुठ्ठियां भींची दीवार पर रखते आंखें मूंदे भीग रहा था। सर अर्जेंट है। गार्ड ने दोबारा दरवाजे पर नॉक किया था। वो सुर्ख अंगारा आंखों को खोल चुका था। क्या वो रो रहा था? शावर बंद करते हुए वो गुस्से की आखिरी हदूद पर दरवाज़ा खोल चुका था। गार्ड ने इसकी हालत देखी। गार्ड बुरी तरह सहम गया था। वो बहुत गलत वक्त पर आया था। बमुश्किल वो बोला था, सर, 2 आदमी मेंशन में चोरी छुपे घुस आए थे। जब इनसे हरब सर ने सवाल किया था, करना चाहा, तो इन्होंने फरार होने की कोशिश की। इनसे बहुत पूछा मगर कुछ नहीं बता रहे। कहाँ है वो? और मुझे अब बता रहे हो? वो सख्त लहजे में बोला। सॉरी सर, वो आपके रूम में है, आप घर नहीं थे, इसलिए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। फोन करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। गार्ड ने सर झुकाते हुए कहा और फिर इसके इशारे पर चला गया। कौन है जो मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है? इतनी हिम्मत मेरे घर में? वो दरवाज़ा बंद करते हुए सोच गया था। हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ पूरे घर में कैमरे नस्ब करने का आर्डर मिला था। इसके लिए हमें 10 लाख रुपए मिले थे। देने वाले का चेहरा नहीं देख पाया। दर्द से चीखते हुए एक ही बार में सब बोल गया था। नदीम और हरब ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। वो कितनी देर से पूछना चाह रहे थे, इसने सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ बुलवा लिया था। सर प्लीज छोड़ दे, मेरी फैमिली है, मैंने सब मजबूरी में किया, मेरे पास पैसे नहीं थे। गर्म उबलता पानी देखकर इसके ठंडे पसीने छूटे थे, जबकि दूसरा आदमी खौफ से आंखें फैला गया था। क्या क्या किया आपने इस लड़की के साथ? वो जो संजीदगी से हाथ झाड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, यकदम रोका था। छोड़ दिया इसे अकेले इस वक्त। बड़े साहब, इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं आप? अरे उम्र ही क्या है इस बच्ची की? वो कहाँ जाएगी रात के इस पैर? फरजाना ने सर्द आह भरते हुए कहा था। मेरे मामला से दूर रहो, और ये बात मुझे बार बार दोहरानी क्यों पड़ती है? इसका जिक्र सुनते ही इसका खून खोल उठा था। मुठियां भीगते हुए वो करख्त लहजे में बोला था, जिस पर फरजाना ठठक कर रह गई थी। माफ़ करें बड़े साहिबजादे, हमें कोई हक नहीं था आपके मामलात में बोलने का। अगर आप इस लड़की को निकाल ही चुके हैं तो ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए। इसे अपने पास रख लें, मेरा काम ख़त्म हुआ। मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी। दुपट्टे की गांठ खोलते हुए वो हाथ में कुछ बारीक सी चमकती चीज़ इसकी जाने बढ़ा चुकी थी, जिसे वो संजीदगी से देख चुका था। इसका हाथ कांपा था वो ब्रेसलेट उठाते हुए। ये कैसे आई आपके पास? वो ब्रेसलेट लेते हुए गंभीर आवाज में गोया हुआ था। वो लड़की इसी की थी, जब बहुत पहले मेरे हवाले कर चुकी थी। ये कहकर कि ये इसके लिए बहुत खास है। इसने जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ दिया था है। इसके साथी है ये, मगर अफसोस ये मैं इसे लौटा नहीं पाई। माफ़ करें बड़े साहिबजादे। वो हाथ जोड़ती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मरजान काजमी को अपने पैरों से ज़मीन खींचती हुई महसूस हुई थी। वो ब्रेसलेट को मुठ्ठियों में भींचते हुए तेजी से गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा था। वो चादर से मुंह ढकती हुई गेट से बाहर निकल आई थी। तेज तेज कदम चलती हुई वो सुनसान सड़क पर चल रही थी। आसपास देखते हुए चादर से चेहरा छुपाए वो मशकूक लग रही थी। अच्छा, तो ये ज़ारा है आई थिंक। रियल ज़ारा ये हैं। कहाँ मर गए आपके ड्राइवर इल्हाम अंकल? वो फ़ोन कान पर रखती हुई तंग कर धीरे से बोली थी। क्रॉस गली के पास एक कार खड़ी है, चुपचाप इसमें बैठ जाओ, और तुमने मेरी बात मानकर बहुत बेहतर फैसला किया है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो तेजी से चलती हुई गली तक पहुंची थी, जब कोई बाजू से पकड़ते हुए इसे सख्ती से खींच चुका था और इसके मुंह पर हाथ रखा था। इसका चेहरा रोड लाइट्स में देखकर इसकी रूह फना हुई थी। चटाख एक जोरदार थप्पड़ इसे इस वजूद दूर गिरा चुका था। नहीं, मुझे मत मारे, वो हाथ जोड़ती हुई गिड़गिड़ाई थी। जानती हूँ मरजान कादमी से झूठ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है, और इतना बड़ा झूठ। और इसे बाजू से खींचते हुए दबूच गया था। अच्छी इसने झूठ बोला था ना कि ये है ज़ारा।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तुमसे प्यार जस्ट शट अप। इसके कड़कदार लहजे पर वो सहमी हुई कांप गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी मगर मैं नहीं ले पाई। मेरा वहां आने का मकसद तुम्हारे लैपटॉप से वो ड्राइव निकालना था जिसमें तुम्हारा पर्सनल डेटा है, और जब तुम तबस्सुम को लेकर बाहर गए मैं तब निकाल सकती थी ना। तुम्हारा लैपटॉप ओपन पड़ा था तुम्हारे रूम में, लेकिन मैंने नहीं निकाली। मैं प्यार कर बैठी तुमसे, मेरे यकीन करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। वो भराई हुई आवाज में सब बगैर पूछे ही बता रही थी, जबकि लफ्ज़ तबस्सुम पर इसके दिल ने एक बीट मिस की थी। हाँ वही है तबस्सुम, तुम जान गए हो ना। जब मैंने तुम्हें इस नौकरानी से ब्रेसलेट लेते देखा तो मैं डर गई थी, तुम्हें सब पता चल जाएगा, इसलिए मैं भाग निकली। मुझे खौफ था तुम मुझे मार दोगे। वो घबराते हुए कहती हुई नजरें झुका गई थी। ज़ारा, वो ज़ारा थी। वो इसके बाजू पर गिरफ्त हल्की करते हुए सदमे और अफसोस के साथ एक कदम पीछे हटा था। वो सहमी हुई भागने की कोशिश में पीछे हटी थी। वो संजीदगी से इसे देख के गया था। नहीं, एक स्टेप और नहीं। वो पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकालती हुई इसे गन पॉइंट पर ले गई थी, जबकि वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला था। अब भी वक्त है, सब भूल कर मेरे साथ चलो। मैं प्यार कर बैठी हूँ तुमसे। मैं कसम खाती हूँ किसी से तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। तुम कौन हो, क्यों हो, राज रहेगा। मुझसे निकाह कर लो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। घबराते हुए एक कदम पीछे हटकर वो जल्दी से बोली थी, जिस पर वो करख्त नजरों से इसे देख गया था, जो इसके लैपटॉप से इसके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए इसकी तरफ बढ़ा था, जिस पर वो हैरान हुई थी, और कांपते हाथों से पिस्टल इसकी तरफ गिर गई थी। टेक इट इजी गर्ल, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम जैसी नाजुक लड़की से मर जाऊंगा? हाउ स्वीट। वो तंजिया मुस्कुराते हुए इसके इर्द गिर्द घूम रहा था, जैसे कोई अकाब अपने शिकार पर छपटने की ताक में हो। वो सहमी हुई पिस्टल नीचे कर गई थी, क्योंकि अब वो फंस चुकी थी। क्योंकि तुम मेरे बारे में सब जान चुकी हो। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तुम्हें गिनी चुनी सजाएं देना बाकी हैं। फर्स्ट, इस झूठ के लिए जो तुमने मुझसे बोला, और अपने बाप के प्यारे प्यारे कारनामों के लिए। इनफैक्ट बहुत मजा आने वाला है। वो उसके कान के करीब बोलकर इसके सर पर बम फोड़ चुका था। तुम्हारी ज़ारा को अंकल नहीं छोड़ेंगे, वो इसे मार देंगे। तुम क्या सोचते हो अब तक अंकल ने इस पर नजर नहीं रखी? तुम डैड को मार चुके हो, मगर अभी बहुत लोग हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो। इस लड़की पर शुरू से नजर रखे हुए हैं, जब से तुम पर अटैक हुआ वो सब जानते हैं। तुमने अगर इसे मिलने की कोशिश भी की तो अंकल इसे फौरन मार देंगे। वो फुर्ती से इसकी गर्दन दबोचते हुए इसको बाजू मरोड़ चुका था। करच की आवाज के साथ वो चीखी थी, अभी सिर्फ बाजू की एक हड्डी तोड़ी है। अगर इसी एक मामूली सी खरोच भी आई तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो फंकारते हुए कहकर इसे तीखी नजरों से देखते हुए वहां से जा चुका था। वो जमीन पर बैठती हुई करा गई थी जब 3 स्याह कपड़ों में मलबूस गार्ड वहां नमूदार हुए थे। वो घबराते हुए उठी थी। इसे लेकर कार में बिठाते हुए इसके आर्डर पर इसे नामालूम सीक्रेट हाउस पर पहुंचा चुके थे। 6 दिन बाद। 11, तुम मेरी बेटी को संभाल लोगे प्लीज? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मुझे अर्जेंटली गाँव जाना है। वो इसे लेकर नहीं जा सकती। वो जो डिश वॉश करने में मसरूफ थी, पीछे मुड़ते हुए एक 5 साल बच्ची पर नजर पड़ी थी। वो बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से इसे देख भी रही थी और अपनी पोनी के साथ खेल रही थी। क्यों नहीं आपा, आप इसे मेरे पास छोड़ दें। शिफ्ट के बाद हम पार्क घूमने चलेंगे। वो बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराई थी, जिस पर बच्ची इसका हाथ पकड़े हुए मुस्कुराई थी। देखो आप ही को ज्यादा तंग मत करना, मैं वापसी पर तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊंगी। इसके सर पर बोसा देती हुई चादर पहनती हुई बोली थी। ओके मम्मा, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। संभाल लोगी ना? वो इसका हाथ थामते हुए पूछ गई थी, जिस पर ताबीर ने हाँ में सर हिलाकर इस मुतमईन किया था। बहुत वक्त लगा था इसे खुद को संभालने में, लेकिन वो अब संभल गई थी, अपने माजी से निकल आई थी बेहद कोशिशों के बाद, मगर इस दुश्मनी जहां को नहीं भुला पाई थी। अब भी इसकी सहर अंगेज आंखें इसके दिल दिमाग में बसी थी। वो हाथ हिलाते हुए वहां से जा चुकी थी, जबकि बच्ची को शेल्फ पर बिठाते हुए वो दोबारा डिश धोने में मसरूफ हो गई थी। वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगी थी और वहीं पर ही रहती थी। सबा इसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे की मदद कर दिया करती थी। आज वो अपनी बेटी इसके पास छोड़ गई थी। हमें भूख लगी है, वो पेट पर हाथ रखते हुए जल्दी से बोली थी, जिस पर ताबीर ने मुस्कुराते हुए बस 1 मिनट कहकर जल्दी से डिश धोना शुरू किया था। सर, वो इसे ले गया। एक आदमी मुंह कपड़े से ढके सर झुकाए खड़ा था, जबकि इसके सामने एक शख्स सिगार पीते हुए इसके बात पर शीशे का गिलास इसकी तरफ फेंक गया था। गिलास इस सर में लगा था। वो सर पकड़ते हुए नीचे गिरा था। बेवकूफ़, काम ढंग से नहीं होता, ले गया। वो शहवार की बेटी को इसी बात का डर था। वो भारी आवाज में फंकारते हुए बोला था, अब्बास, वो लड़की एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रही है और मरजान काजमी का कुछ पता नहीं। वो पिछले 6 दिनों से इसके आसपास भी नहीं भटका। शायद इसे भड़क लग गई है, हम इस पर नजर रखे बिनक लग गई है, हम इस पर नजर रखे हुए हैं। एक गार्ड ने आकर इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया।
اور ایف کے انڈسٹری کے ساتھ ڈیل کا کیا ہوا؟ کیا وہ راضی ہے؟ وہ سگار پیتے ہوئے بولا تھا۔ جی وہاں وہ راضی ہو گئے، میٹنگ کے لیے پرانی فیکٹری میں ملنے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ چلو کچھ تو اچھا ہو، اور اس بے وقوف کو لے جاؤ اور اس کی مرہم پٹی کرو ورنہ مر جائے گا بلک بلک کر۔ جی باس وہ نیچے پڑے آدمی کو لے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کی لائٹس روشن ہوئی تھی۔ سب سے ٹاپ سیریل کلر کو رپورٹ کرو اور اسے کہو کہ الہام درانی ملنا چاہتا ہے اس سے۔ وہ فون پر کسی کو آرڈر دیتے ہوئے بولا تھا۔ کاظمی مینشن، ٹھیک سے کرو، یہ کیا تھرڈ کلاس پھول لگا رہے ہو؟ منع کیا تھا نا، گیندے کے پھولوں کی ڈیکوریشن نہیں ہوگی۔ اور بلیو لائٹنگ، مہندی کے فنکشن پر دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کشمالہ بیگم ڈیکوریٹرز پر ہاتھ جھاڑ رہی تھی اور وہ سر جھکائے بس سن رہے تھے۔ سب جلدی سے فکس کرو، مہمانوں کے آنے سے پہلے سارا کام ٹھیک سے ہو جانا چاہیے ورنہ تمہارا دھندا بند کروا دوں گی، روب سے کہتی ہوئی وہ گارڈن کی طرف بڑھی تھی جہاں مین سٹیج اور کارپٹ بچھائے جا رہے تھے۔ اس کی جاتی سب جلدی سے کام میں جٹ گئے تھے۔ پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا۔ آج علیزے اور زنیرہ دونوں کا مہندی کا فنکشن ایک ساتھ ہونا تھا۔ یہ پیلے پردے وہاں لگاؤ اور وائٹ والے مین انٹرنس پر لگاؤ اور درختوں پر وائٹ لائٹنگ لگانا۔ ندیم ڈیکوریٹرز کو سمجھا رہا تھا، بڑا ہی کوئی مصروف قسم کا آدمی ہے۔ زالے نے آنکھیں گھماتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ خود پر کسی کی نظر محسوس کرتے ہوئے پیچھے مڑا تھا۔ وائٹ کاٹن کے شلوار قمیص سوٹ میں کندھوں پر بلیک شال ڈالے وہ کافی اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ زالے نے بغیر آنکھیں جھپکے اسے دیکھا۔ وہ فوراً نظریں چراتے ہوئے واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب دیکھتی ہوں کیسے بات نہیں کرتے۔ وہ شوز کی سٹرپ جان بوجھ کر توڑ چکی تھی۔ سنو مجھے تھوڑی مدد چاہیے۔ شرارت سوچتے ہی وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے پیچھے مڑا۔ وہ میری شوز کی سٹرپ ٹوٹ گئی ہیں، وہ جلدی سے بڑبڑائی تھی جس پر وہ سرد نظروں سے اس کے پیر کو دیکھ گیا تھا۔ تو آپ کسی اور سے بھی مدد لے سکتی ہیں میم، وہ نظریں جھکائے ہی بولا تھا۔ مجھے میم مت کہا کرو، بہت ہی عجیب لگتے ہیں، اور سٹرپ ہی تو تم جوڑ دو گے نا، وہ شرارت سے بولی تھی جس پر وہ سٹرپ جوڑنے کی غرض سے سنجیدگی سے نیچے جھکا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، بہت کیئرنگ تھا وہ، اور اس لیے وہ بار بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی، بہانوں سے ہی صحیح۔ آپ بیٹھ جائیں، سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ سالے مسکراتے ہوئے چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کشمالہ بیگم کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی۔ زالے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سنجیدگی سے سٹرپ جوڑنے میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ زالے میرا بچہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ لہجے میں شیرینی گھولتے ہوئے بولی تھی جبکہ ندیم سنجیدگی سے اٹھا تھا انہیں دیکھ کر سر جھکاتے ہوئے۔ سالے نے گھبرا کر ندیم کو دیکھا تھا۔ بیٹا یہاں نوکروں میں کیا کر رہی ہو تم؟ جاؤ اندر اور اپنی بھابھی کو تیار کرنے میں مدد کرو، وہ ندیم کو دیکھ کر طنز سے بولی تھی۔ اور تم جا کر کام کرو۔ ندیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ زالے نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ بیٹا اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں رہا کرو، سمجھ رہی ہو نا، کشمالہ بیگم نے میٹھے لہجے میں کہا۔ زالے سر کو ہاں میں ہلاتی ہوئی گولڈن بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے مینشن کے اندر جا چکی تھی۔ ندیم نے سب بخوبی سنا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ حرب مرجان کا مہندی کا ڈریس لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ خمار آلود آنکھوں سے وہ سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر دوبارہ کشن پر سر رکھ گیا تھا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آج آپ کا مہندی کا فنکشن ہے اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ حرب حیرانگی سے پوچھ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے شراب پی ہے بھائی؟ وہ بیڈ کے قریب پڑی وائن کی خالی بوتلوں کا ڈھیر دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے بدمزہ ہو کر دیکھ گیا تھا۔ یہ کیا حال بنائے ہوئے ہیں بھائی؟ پورے کمرے کی بکھری حالت پر جب حرب کی نظر پڑی تو وہ مزید حیران ہوا۔ وہ آنکھیں دوبارہ موندتے ہوئے سو گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور آنکھیں مودے بس کروٹ بدل گیا تھا۔ اگر اتنی خالص ہے تو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ خود کو تکلیف دے کر کسے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ حرب کی اگر اتنی ہی خاص ہے۔ حرب کی بات پر وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ چکا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے، اس لیے جب کل آپ اکیلے گھر سے گئے، کل رات میں نے آپ کا پیچھا کیا اور سب دیکھ لیا اور سن لیا۔ وہ اس کا گرباں پکڑ چکا تھا۔ آپ محبت کر بیٹھے ہیں اس سے بھائی، حرب نے لب پیتے ہوئے سچ کہا تھا۔ وہ اس کا گرباں چھوڑتا ہوا پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جانب دیکھ گیا تھا۔ حرب نے اس کے ہاتھوں میں وہی سرخ دوپٹہ دیکھ کر اس کی جانب دیکھا جو پوری رات اس سے سینے سے لگائے سویا رہا۔ وہ سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے فیصلے پر ہیں، اگر وہ اتنی خاص ہیں تو جائیں اس پالی سے لے کر آئیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے ڈریس اس کے پاس رکھتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اپنے مہندی کے سوٹ کو دیکھ گیا تھا۔ آفرین کہاں ہوتی ہیں آج کل؟ تمہیں تو باہر ہونا چاہیے، تم اندر، تم رو رہی ہو کیا؟ نثار بیگم کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب انہوں نے جلدی سے آفرین بیگم کو چہرہ صاف کرتے دیکھا۔ وہ غم چھپانے کے لیے مسکرا دی تھی۔ آفرین تم رو رہی تھی؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ اس گھر میں کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ نثار بیگم کی بات پر وہ سر دہ بھر کر رہ گئی تھی۔
तुम अच्छे से जानती हो कि शाह मरजान ज़ारा से बचपन से मोहब्बत करता था और अब मेरी बेटी की ज़िद पर शायद वो मजबूरी में ये शादी कर रहा है। और मुनव्वर साहब ने एक बार नहीं पूछा मुझसे कि मैं क्या चाहती हूँ, आखिर वो मेरी बच्ची हैं। किसा क्या मेरा हक नहीं है? आफरीन बेगम रोते हुए बोली थी। किसा बेगम ने आफरीन बेगम के कंधे पर हाथ रखते हुए नहीं दिलासा दिया। मैं जानती हूँ कशमाला के आने के बाद घर के हालात कदरे संजीदा हो गए। मुनव्वर तुम्हें वो मकाम नहीं देता, तुम क्यों नहीं बोलती अपने हक में आफरीन? आखिर वो तुम्हारी औलाद है, तुम कशमाला को अच्छे से जानती हो, फिर भी इससे अपनी औलाद को कंट्रोल कैसे करने दे सकती हो? वादा करो मुझसे कि आज मुनव्वर साहब से इस बारे में बात करोगी। आफरीन बेगम नजरें झुका गई। वो हरगिज मुनव्वर साहब के सामने नहीं बोल सकती थी और इनकी चुप का फायदा पिछले कई सालों से कशमाला बेगम उठा रही थी। क्या इसने तुमसे इस बारे में बात की? मुनव्वर साहब ने कशमाला बेगम की जानिब देखते ही पूछा, जो मिरर में देखकर कान में झुमके डाल रही थी। नहीं मुनव्वर, इसने अभी तक कुछ नहीं कहा और मैं हैरान हूँ। अपने बाप से जुड़ी बातें जानने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहा और ये शादी भी कर रहा है। इसके दिमाग में कुछ तो चाह रहा है। मुनव्वर कशमाला बेगम की चालाकी से बोली थी। हो सकता है इसे सिर्फ बिजनेस और प्रॉपर्टी में दिलचस्पी हो। मुनव्वर साहब ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, नहीं मुनव्वर, कुछ और है जो वो छुपा रहा है और हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमसे 4 कदम आगे रहता है। एक भी ओवर स्टेप और हमारे सारे राज खुल जाएंगे। इसके बाद वो हमें धक्के मारकर इस घर से रफा दफा करेगा। वो हाथ हिलाते हुए मुंह बसोरती बोली, जिस पर मुनव्वर साहब सर खुजा कर रह गए। बॉस इल्हाम दुरहानी आया है। मुंह मास्क से ढांपे गार्ड इसे कमरे तक ले जाकर दरवाजे बंद करते हुए बोला था। वो कुर्सी की पूंछ से टेक लगाए अंधेरे में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। इसकी शख्सियत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इस लड़की को मारना है डेमन आज ही। वो एक फोटो टेबल पर डालते हुए हकारा से बोला, जिस पर वो कुर्सी घुमाते हुए टेबल से फोटो उठा गया था। इतनी छोटी वो इसकी मासूमियत देखते हुए सिगरेट का धुआं उड़ाता भारी गंभीर आवाज में बोला था, मासूमियत पर मत जाओ, सिर्फ अपना काम करो। जितनी रकम चाहिए मिल जाएगी, मगर पुलिस को भिनक भी नहीं लगनी चाहिए कि ये मर्डर है। इल्हाम दरानी खबासा से बोला था, 40। वो सिगरेट का कश लगाते हुए मुस्कुराकर बोला था, 40 लाख एक लड़की के लिए? इल्हाम दरानी चौंका था। ये मत भूलो तुम एक मासूम जीरो को मरवा रहे हो और मैं लड़कियों को नहीं मारता। और अगर डील फिक्स नहीं तो मैं तुम्हारा नाम इस फोटो समेत पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। वो सर्द लहजे में बोला था। इल्हाम दरानी के को पसीने छूटे थे। ठीक है, मेरी बला से जो करना है करो। इसके टुकड़े कर कर के कहीं भी फेंक दो, बस पता नहीं चलना चाहिए कि ये इंसान है और कत्ल हुआ है। दुनिया की बेहतरीन सीरियल किलर हो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और ये रहा कैश। ब्रीफ केस इसकी सामने खोलते हुए वो खबासा से बोला। वो गार्ड को इशारा कर चुका था। जल्दी से पैसे गिनते हुए हाँ में सर हिला गया था। हो जाएगा, वो इसे मुतमईन कर चुका था। वो लड़की इस वक्त वंडरलैंड रेस्टोरेंट में है। मेरे आदमियों की इस पर नजर है, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसे उठवा लो वहां से, फिर इसके साथ जो भी करो, मगर इसे मार देना। इल्हाम दुरानी कहकर गार्ड के साथ बाहर निकल गया था। वो सिगरेट होंठों में दबाता हुआ तस्वीर में मौजूद इस नाजुक जान का तायराना जायजा ले चुका था। हाय, आज तो भाई फ्लैट होने वाले हैं। शायद मारिया ने हमेशा की तरह खुशामद की थी, जिस पर जुनैरा खिल उठी थी। वो पीले रंग के हैवी लहंगे में बालों को रोल लिए हुए, स्मोकी आइज मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक लगाए हुए, फ्लावर्स और ज्वेलरी पहने हुई थी। फ्लैट हो जाएगा ना पक्का? एक बार फिर खुद को मिरर में देखते हुए वो शक कर गई थी। अरे झली, बिल्कुल नहीं होंगे फ्लैट, हम सब जानते हैं वो तुमसे ज्यादा हैंडसम, डैशिंग, हार्ड। सुनैरा ने गुस्से से कुशन मारी के मुंह पर मारा। इसकी लिपस्टिक फैल गई थी। निकम्मी, मेरा मेकअप खराब कर दिया। हैंड मिरर से टिश्यू से फैले लिपस्टिक साफ करती वो खफगी से बोली थी, आइंदा अगर मेरे मरजान के बारे में ऐसी थर्ड क्लास लैंग्वेज इस्तेमाल की तो तुम्हारा मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। जुनैरा मुंह फुलाती हुई बोली। ही हाय, जल गई मैं तो। मारिया ने मुंह बसोरा। अलीजा हाथों में चूड़ियां डालते हुए उठी थी जब सामने खड़ी दाइम को देखकर डर गई। जान चली जाती है मेरी डर से। कब से खड़े हैं आप यहाँ? अलीजा ने आंखें फैलाकर इसे पूछे, जो पीले कलर के जामेदार जमावार सूट पर कोट पहने हुए था, जिस पर गोल्डन तिल्ले का काम किया गया था। इंतहा का हैंडसम लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए इसे सर से पैर तक देख गया था। वो पीले हैवी शरारे पर ग्रीन चोली पहने हुई थी। कंधे पर नफासा से सेट की गई येलो चुनरी, लंबे बालों को खोले हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। हेलो, वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला। वो आंखें चपकती हुई शर्म से मुंह फेर गई थी। आप प्लीज जाएं इधर से, क्यों आत्मा बनकर भटकते रहते हैं? वो इसका दिल जला गई थी। मैं सिर्फ आपको ये पहनाने आया था, मगर जब आपकी लापरवाही नहीं तो आप खुद पहन लीजिएगा। वो नाराजगी से इसके हाथ में फूलों के गजरे देता हुआ जाने लगा जब अलीजा ने इसका हाथ थामा। सॉरी, वो धीरे से कहते हुए इसे पीछे से गले लगा गई थी। पागल लड़की। वो इसका हाथ सीने पर रखते हुए नरमी से बोला, जिस पर वो खुल कर मुस्कुराई थी।
सब मामूल के मुताबिक चल रहा था जब फजा में फायरिंग ने सबको बहरा कर दिया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कुछ आदमी मुंह ब्लैक कपड़े से ढके असले के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। वो बच्ची सहमी हुई ताबीर के पीछे छुपी हुई थी। ताबीर ने घबराते हुए इसे काउंटर के पीछे छुपाया था। ताबीर को देखकर एक आदमी ने बाकी आदमियों को इशारा किया कि वो इसका बाजू पकड़ चुके थे। छोड़ो हमें, वो नफरत से बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखी थी। रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोगों को, यहाँ तक कि मैनेजर को सांप सूंघ गया था। छोड़ो हमारी आपी को। 5 साल की बच्ची काउंटर के पीछे से निकली थी। ताबीर का हाथ पकड़ते हुए वो आदमी को पीछे धक्का देते हुए बोली, नहीं बेटा आप जाओ यहाँ से। वो बच्ची को दूर करते हुए रोकर बोली थी, बास इसके साथ एक बच्ची है तकरीबन 5 साल की। कान में लगे टूथ पर वो उंगली रखते हुए इसे आगाह कर चुका था। ब्रिंग देम बोथ हियर। ताबीर ने इसका हुक्म सुनकर इसे बच्ची को सीने से लगाया था। नहीं मैं चलूंगी, मगर ये नहीं प्लीज, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसे नहीं। ताबीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आदमी ने बाकियों को इशारा किया और वो इन दोनों को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट के बाहर रुकी ब्लैक करोला में बिठा चुके थे। ताबीर के भी हद एहतजाज करने पर आदमी ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। वो गाल पर हाथ रखते हुए सिसकी थी। इसके होंठ से खून रिस रहा था। आपी, वो बच्ची से गले लगाते हुए रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, इसे दिलासा देते हुए वो घबरा गई थी। कुछ ही देर में कार एक अनजान जगह पर रुकी थी। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, बस एक पुरानी हवेली थी। आदमी ने लिए हवेली के अंदर दाखिल हो गए थे। इन दोनों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक परछाई नमूदार हुई। इसके पीछे 3 आदमी भी अंदर आए थे। वो सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए इस सहमे वजूद को देख गया था जो इस वक्त इस बच्ची को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो वाइन का गिलास होंठों से लगाते हुए संजीदगी से इन्हें देख रहा था। वो सहमी हुई अंधेरे में इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर सिर्फ इसकी परछाई के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। हमें जाने दे प्लीज, हम किसी से आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो कांपती आवाज में इसकी परछाई से मुखातिब हुई। वाइन का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए वो सोफे से उठकर इसके करीब नीचे बैठा था, जिस पर वो खौफजदा होकर दीवार से लगी थी। इसके इशारे पर आदमी बच्ची को वहां से ले जा चुका था। तुम यहाँ से जा सकती हो, मगर एक शर्त। इसके करीब होकर वो सर्द तरीन लहजे में बोला था। वो घबराते हुए इसकी जानिब देख गई थी। मुझसे निकाह कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अलबत्ता अगर तुम किसी और तरीके से यहाँ से भागने का सोच रही हो तो भूल जाओ। मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, मगर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसके गंभीर लहजे पर वो सहमी हुई इसकी सुनहरी सहर अंगेज आंखों में देख गई थी, जो अंधेरे में भी वाज़ेह थी। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। इसके बाद तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी, और जो मैं करूंगा वो लाजमी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुलगते हुए लहजे में कहता हुआ इसके सर पर बिजली गिरा चुका था। इसकी आंखें लुबाब पानी से भरी थी। वो सख्ती से हाथ गाल पर रगड़ती हुई आंसू साफ कर गई थी, जबकि वो इसके रोने पर संजीदगी से इसके नाजुक कंधों को गिरफ्त में लेता हुआ इसे करीब तर कर चुका था। एक आंसू और नहीं, तुम इनमें से एक आंसू की कीमत भी नहीं अदा कर पाओगी। वो सर्द लहजा था। इसकी गर्म सांसें अपने कान पर महसूस करती हुई वो लरस गई थी। जब इसकी नजर इसके होंठ से रिश्ते खून पर पड़ी, वो आंखों में दहशत लिए अपने पीछे खड़े 3 आदमियों को देख चुका था। सर बहुत चीख रही थी, इसलिए मैंने आदमी सर झुकाते हुए बोला था। वो उठकर इसे गर्दन से दबोच चुका था। हिम्मत कैसे हुई तेरी? कहा था एक खरोच भी नहीं आने चाहिए। बास्टर्ड। इसकी गर्दन को सख्ती से दबाते हुए वो इसे दीवार में मार चुका था। आदमी बुरी तरह करा उठा था। ताबीर ने सहमी हुई नजरों से इसकी जानिब देखा था, जो कोई जुनूनी इंसान लग रहा था। इन्हें छोड़ दें प्लीज। वो इसे मारने के करीब था जब वो कानों पर हाथ देते हुए सिसक कर बोली थी। इसे छोड़ते हुए स्पार्ट नजरों से इसे देखते वो इसे सहमी हुई लड़की तक आया। वो रो रही थी। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी, मगर उस बच्ची को जाने दें प्लीज। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं इसे अपनी मनहूस किस्मत में नहीं झोंक सकती। वो मासूम है, प्लीज इसे जाने दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेशक मार दें, मगर इसे जाने दे सकते हुए इसके सामने हाथ जोड़ जोगी थी। निकाह करेंगी आप? वो संजीदगी से गोया हुआ था। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। दोनों हाथ होठों पर रखती हुई वो सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। काजी को बुला। वो उठते हुए पीछे खड़े आदमी से मुखातिब हुआ था, जो अब तक इसकी बात को मजाक समझ रही थी। इसकी बात पर हैरान और परेशान हुए थे। गो। वो हाँ में सारी लाते हुए जा चुके थे। ताबीर ने नाम आंखों से इसकी जानिब देखा था, जिसे वो जानती तक नहीं थी, जिसे इसने देखा तक नहीं था। वो इसका महरम बनने वाला था। मरजान बेटा बाहर आए, सब मेहमान आ गए, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट करना है। कशमाला बेगम ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। वो तीसरी बार दरवाज़ा बजा चुकी थी। मुझे आपके बेतुके फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप अच्छी से जानती हैं ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। बात निकाह तक हुई थी, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे वाबस्ता मत करें डियरेस्ट मॉम। कशमाला ने आंखें घुमाकर बंद दरवाजे को देखा। मगर बेटा मैं मेहमानों से क्या कहूँगी? कशमाला बेगम ने मुंह बसोरते हुए कहा। यही कि मुझे इस बेतुके फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं। कशमाला बेगम मुंह बनाते हुए वहां से चली गई थी। इसके साथ बहस फजूल थी। मामा मरजान कहाँ है? जोनी ने कशमाला बेगम को देखते हुए पूछा था। बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएगा। कशमाला बेगम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहकर इसके सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ है इसे? मैं इसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बच्चे, आप मेहंदी लगवा लो, आराम से बाद में जाकर मिल लेना, वो अभी सो रहा होगा। कशमाला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा।
زونی نے افسردگی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ ہرب بھائی کہاں سو گئے ہیں جا کر؟ دائم نے پورے مینشن میں نظریں گھمائی تھی مگر اسے وہ نظر نہیں آیا تھا۔ ارے دیکھ کر! نشال نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، وہ ہاتھ میں اس کا لہنگا سنبھالے کھڑا تھا۔ ابھی گر جاتی موٹی بلی، نجم نے مسکرا کر کہا۔ ہی تو تم پکڑ لیتے نا موٹے بلے، اس کے ہاتھ سے لہنگا چھینتے ہوئے منہ کا ڈیزائن بنا کر بولی۔ میں تمہیں کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ ہاں تم مجھے پکڑ سکتی ہو، نجم نے شرارت سے کہا، جس پر وہ منہ پھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ندیم رکیں پلیز، وہ سنجیدگی سے رکا تھا۔ ظالم بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ جب اس لہنگا اس کے پیر کے نیچے آ گیا، اس سے پہلے وہ گرتی ندیم اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ وہ دونوں کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے ملی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے سیدھا ٹھہراتا ہوا اسے کچھ قدم پیچھے ہوا تھا۔ ماما نے دن کو جو کچھ بھی کہا وہ انہوں نے ٹھیک کہا۔ میم آپ جانتی ہیں میں محض ایک غلام ہوں، اس گھر کا ایک ایک فرد کا مجھ پر احسان ہے، خدا کے واسطے آپ دور رہیں مجھ سے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس غلام کو اپنی اصلی اوقات میں رہنے دیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا جاننے کے لیے مڑ گیا تھا۔ غلام نہیں ہو ندیم بھائی کے لیے، ہمارے لیے آپ فیملی کی طرح ہو، اور کیوں اپنی اوقات کو نیچے گرا کر پیش کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہم نہیں جانتے آپ تک کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کسی رائل فیملی سے کم نہیں ہماری طرح۔ وہ دھیرے سے بولی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ میں محض ایک نوکر ہوں، اس نوکر کو اپنی اوقات میں رہنے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، ظالم کو اشکبار چھوڑ کر۔ یہ پہن لو، اس نے گھبراتے ہوئے اس بیگ کی طرف دیکھا جو آدمی اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بیگ سے سرخ بھاری لہنگا نکالتے ہوئے کوفت سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بیگ کو دور پھینک چکی تھی۔ چپ چاپ بات مان لو لڑکی، تم اچھے سے جانتی ہو وہ بچی اب بھی میرے پاس ہے۔ آدمی کی بات سنتے ہوئے وہ نفرت سے لہنگا اٹھا چکی تھی۔ آدمی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ لہنگے کو مٹھی میں بھیجتی ہوئی دل ہی دل میں کرب سے چیخی تھی۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی؟ تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ وہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے دو آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر وہ اب بھی رو رہی تھی۔ آنکھوں میں ہوتی جلن کے ساتھ بھی وہ مسلسل رونا چاہتی تھی۔ لڑکھڑاتے بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اندھیرے کمرے میں، جس میں محض ہلکی سی روشنی تھی، ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آج اس کے لیے سب ختم ہونے کے قریب تھا۔ وہ سپاٹ نظروں کے ساتھ اس کا اداس مرجھایا چہرہ دیکھ چکا تھا، مگر اسے بالکل فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہماری وجہ سے بہت کچھ غلط ہو گیا، اس بچے کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں۔ مگر آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کس گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں ہم، کیوں ہماری معمولی زندگی میں سکون کا ایک پل میسر نہیں۔ موت بھی مانگتے ہیں تو وہ روٹھ کر منہ پھیر لیتی ہیں۔ آخر اتنی سزا کس گناہ کی، کس جرم کی پاداش میں اتنا سب بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں؟ اتنا کٹھن امتحان، اتنی مشکل زندگی، کب پیار میسر آئے گا ہمیں؟ کب کوچ کر جائے گی ہماری روح اس فانی دنیا سے؟ بیٹا بولیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا تھا۔ وہ سوچوں کے سمندر سے باہر آئی تھی، وہ دنیا جہاں سے غافل اپنی سوچوں میں غرق تھی، کچھ نہیں سن پائی تھی۔ وہ قبول ہے، وہ مردہ سی آواز میں بولی تھی۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم، جسے ہم جانتے تک نہیں، اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہی ہماری قسمت ہے؟ کیا یہی ہمارا مستقبل تھا؟ وہ کیا کرے گا ہمارا ساتھ؟ ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز تعبیر کے کان میں پڑی تھی۔ وہ لب بھیجتی ہوئی اس نکلتی سسکی کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کا دستخط دیکھ بغیر وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ایک آدمی فون پر ریکارڈ کرنے کے بعد فون اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ فون لیتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس بچی کو واپس چھوڑ کر آؤ، اور خیال رہے اسے ذرا سی بھی چوٹ نہیں آنی چاہیے، وہ جاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ تعبیر نے سرد آہ بھرتے ہوئے اس کی پرچھائی کو کمرے سے جاتے دیکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا، مگر وہ مغرور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ زنیرہ غصے سے تن فن کرتی ہوئی تقریباً 10 بار اس کا دروازہ پیٹ گئی تھی، مگر وہ اسے الٹی سیدھی سنا کر اندر ہی بند بیٹھا تھا۔ ابے دروازہ کھول حرب کمینے! دائم نے تپ کر دروازے پر مکہ مارا اور دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی مہندی میں بھی نہیں آئے گا؟ ایک تو مرجان بھائی اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ غصے سے منہ بسرتا ہوا بولا، جا نہیں آؤں گا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ دائم کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ جا بے، تیری شادی بھی ہوگی، قسم کھاتا ہوں تیری شادی کی ایک ایک رسم نہ بگاڑی تو میں آغا شاہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ دائم غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہاں جا، تجھے میری شادی میں آنے کا موقع تک نصیب نہیں ہوگا۔ حرب کی دبی آواز آئی تھی۔ منہ بسورتا ہوا دائم وہاں سے جا چکا تھا۔ حرب ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر مرجان کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ بھاری لہنگے کو فولڈ کرتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور وہ پریشان تھی، کیا وہ بچی وہاں پہنچی بھی ہوگی یا نہیں؟ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ سہمی ہوئی وہ دروازے سے اندر آتے وجود کو گھور رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جس پر اس کی روح دنیا سے کوچ کرنے کے لیے تیار تھی۔
कोई 60 साल का मरियल बुढ़ा इसके सामने खड़ा था, जिसके सर के बाल, दाढ़ी, मूछें सब सफ़ेद था। चेहरा तो तेजाब डाली गई शक्ल जैसा लटक गया था। मेरे पास मत आना। वो जल्दी से टेबल पर पड़ी टोकरी से चाकू उठाती हुई इसकी जानिब करते हुए घबराई से देखकर तो मानो इसकी जान ही निकल गई थी। इसके बाद वो मर जाने के लिए तैयार थी। अरे मेरी बीवी हो तुम, वो कहका लगाते हुए हंसा था। बदतमीज ठरकी बूढ़े, शर्म नहीं आई अंधेरे में छुपकर मुझसे निकाह किया? मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मैंने मजबूरी में किया ये सब। लेकिन अगर पता होता कि वो कहते हुए नफरत से सर को खम दे गई थी, मैं जहर खा लेती। वो खाली घबराहट का घूंट भरते हुए गुस्से से बोली थी, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। वो सफ़ेद दाढ़ी खिंचाते हुए इसे और गुस्सा दिला चुका था। घटिया कमीने इंसान, दूर रहो। वो कांपते हुए हाथों के साथ चाकू हिला गई थी। लेकिन मेरा निकाह हुआ है तुमसे और मेरा हक क्यों? वो धीरे से चलते हुए इसके बराबर आया था। वो गुस्से से इसके हाथ पर चाकू मार चुकी थी। वो महज मुस्कुराया था इसका दिया जख्म देखकर। गुस्से से ताबीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो आज या इसे या खुद को मार देना चाहती थी। छोड़ो मुझे जलील इंसान। वो नफरत से इसे पीछे धकेलना चाहती थी, मगर जरा भी नहीं हिला इससे। मैं मर जाती इससे अच्छा। ये क्या कर दिया मैंने? वो गुस्से से चीखी थी, तुम क्या सोच रही थी? तुम जैसी बदसूरत लड़की के लिए कोई शहजादा आएगा? वो खंकारते हुए तंज कर गया था, जिस पर वो नफरत से नजरें फेर गई थी। वो पूरा जोर लगाकर इसे दूर धक्का देकर गुस्से से चाकू अपनी कलाई पर रख चुकी थी। हम आज खुद को ही खत्म कर देंगे। कलाई से निकलते खून को देखकर वो संजीदा हुआ था। रुको, वो गंभीर आवाज में बोला था। इसकी यकदम बदली आवाज पर ताबीर ने हैरानी से इसे घूरा था। वो आंखों से लेंस निकालते हुए नीचे फेंकता हुआ इसके करीब आया था। ताबीर का दिल शिद्दत से धड़का था। वही मशहूर कर देने वाली हैजल ग्रे हंसी आंखें। काफी है, या कुछ और देखना पसंद करोगी? धीरे से कहता वो इसका दिल धड़का गया था। नजरों से इसे मसहूर करते हुए इसके हाथ से धीरे से चाकू लेकर दूर फेंक चुका था। कौन? वो घबराई हुई इस सर से पैरों तक घूर गई थी। वो ठंडी आग भरते हुए चेहरे से प्लास्टिक की मसनूई जिल्द उखाड़ चुका था। ताबीर मुंह पर हाथ रख के हैरत और गुस्से और खौफ से इसे देख रही थी। वो अपने असली रूप में आकर संजीदगी से इसकी जानिब देख गया था। जो दिल में इस बूढ़े से बच जाने पर पहले तो खुश हुई थी, मगर जल्द ही गुस्से से उबल पड़ी थी। हिम्मत कैसी हुई हमसे झूठ बोलने की? इसे खुद से दूर करते हुए वो गुस्से से बोली थी, जबकि वो बेसाख्ता इसे मोहब्बत से देख रहा था। हम कभी माफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा झूठ बोला है आपने हमसे, वो रोते हुए बोली थी। वो सपाट नजरों से इसे देख रहा था कि क्या कर रहे हो तुम? आदमी जो फ्रिज में गिलास रख रहा था फौरन घबरा कर पीछे देख गया था। तुम किससे पूछकर यहाँ शराब लाए हो अपने लिए? सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरे आदमी ने इसे पहले वार्निंग दी थी। वो घबराते हुए मुंह में बाकी घूंट भरकर फ्रिज से गिलास उठा चुका था। सर ने जूस मंगवाया, जाकर दे आओ। दूसरा आदमी कहता वो वहां से चला गया था। जूस चाहिए? अच्छा। वो नशे से मस्त होते हुए बोला। फ्रिज से जूस निकाल कर एक खाली गिलास उठा लाया था। अपने गिलास में जूस डालते वो शराब और जूस मिक्स कर चुका था। अब नहीं नजर आएगी। वो हंसते हुए गिलास को देख कर बोला, इधर बात सुनो। दूसरे गिलास में जूस भरता वो पीछे आदमी के बुलाने पर जल्दी से इसके पास भाग गया था। जाकर सर के लिए कार रेडी करवाओ, जूस मैं भिजवा दूंगा। वहाँ में हाँ सारी लाते वहां से जा चुका था, जबकि दूसरा आदमी गिलासों में कंफ्यूज होकर ड्रिंक का गिलास ले कर देने चला गया था। दरवाजे पर नॉक करके अंदर दाखिल होता हुआ वो जूस का गिलास इसे थमाकर वापस लौट आया था। हम हरगिज नहीं पियेंगे। वो गुस्से से इसका हाथ झटक गई थी। मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं जिससे तुम वाकिफ हो। मसनूई सख्ती से गोया हुआ, जिस पर वो घबरा कर गुस्से से गिलास लेते हुए घूंट भरकर मुंह का जाविया बिगाड़ गई थी। ड्रामा बंद करो, पियो फौरन। वो इसे आंख दिखा गया था, इस पर वो कड़वे घूंट भरती हुई आधा गिलास पी गई। संजीदगी से गहराई सोच में डूबा इसे माफी मांगने के अल्फाज तलाश कर रहा था, जबकि ताबीर को आंखों के सामने सब घूमता हुआ नजर आने लगा। मैं जानता हूँ मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत। मुश्किल से इसने चंद लफ्ज़ ही बोले थे जब हा हा इसके अचानक कहका मारने पर वो परेशानी से इसकी तरफ देख गया था। वो मुंह पर हाथ रखती हुई लूट-पुट होकर हंस रही थी। क्या हुआ? उसे कंधों से थामते हुए परेशानी से गोया हुआ। ये हुआ है मिस्टर सड़ू। वो पास पड़ा जूस का आधा गिलास इसके सर पर अंडेल कर जोर से हंसी थी। सर से टपकता हुआ जूस चेहरे पर बहता वो संजीदगी से इस पागल लड़की को देख गया था, जिसका दिमाग खराब हो चुका था। पास पड़ा वो जूस का आधा गिलास इसके सर पर अंडेल कर जोर से हंसी थी। सर से टपकते हुए जूस के साथ अब इसे चेहरे पर बहता हुआ महसूस कर वो संजीदगी से इस पागल लड़की को देख रहा था, जिसका दिमाग खराब हो चुका था। वो गिलास इसके हाथ में थमाते हुए लड़खड़ा कर उठी और संजीदगी से गिलास को सूंघ चुका था। स्पार नजरों से पैंट की पॉकेट से रुमाल निकालकर चेहरा साफ करते हुए इस मुसीबत की तरफ मुड़ा था। इससे पहले वो शराब की बू सूंघकर गार्ड्स की खाल उधेड़ता वो हंसती हुई लहंगा संभाले सोफे पर चढ़ी थी। गिर जाएंगी आप, नीचे उतरे। फौरन इसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए परेशानी से बोला, तो हम उठ रहे हैं। वाह। लहंगा उठाकर सोफे पर चढ़ती खुशी से चखती बोली थी। वो संजीदगी से सर पड़ गया था इसकी बेवकूफ़ी पर। अंकल देखिए हम उड़ रहे हैं। लफ्स अंकल पर वो आंखें सुकेड़ते हुए गुस्से से और अफसुर्दगी से इसे देख गया था। वो इतना भी बड़ा नहीं था, इससे बस कोई 9-10 सालों का ही तो फर्क था।
اس کے مطابق جو کام ہی تھا۔ وہ صوفے سے کودتی ہوئی کھلے دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی۔ ندیم سب کو نکالو یہاں سے، رخت لیجیے میں کہہ کر وہ اٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کی بیوی جو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی کہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھے۔ وہ غصے سے لال ہوتا اس مصیبت کے پیچھے بھاگا تھا۔ بارش کے کھڑے پانی میں وہ بچوں کی طرح کود کر سارا پانی آس پاس اڑا رہی تھی۔ وہ لب بھیجتا ہوا دور کھڑا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ کم آن انکل، آپ بھی آ جائیں۔ اسے بھی بارش میں بلا بھی دے گئی تھی۔ سنجیدگی سے نام میں ساری لا چکا تھا۔ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے گارڈن میں پڑا پانی کا پائپ اٹھاتے ہوئے چلا کر پائپ سے اسے نہلا چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر چہرہ صاف کر چکا تھا۔ اس سے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ ندیم اور باقی گارڈ نے حیرت سے اس سڑیل کو دیکھا جو سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیشانی پر بکھرے گیلے بال ہاتھ سے پیچھے ہٹا چکا تھا بغیر اسے ڈانٹے۔ ندیم گارڈز کو جانے کا کہہ کر خود بھی وہاں سے چھو ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس مصیبت کا غصہ ان پر اتارتا، چلیں یہاں سے۔ اسے بازو سے تھامتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا جس پر وہ منہ بگاڑتی ہوئی بازو چھڑا کر اسے گھوری سے نواز بیٹھی تھی۔ ہم نہیں جائیں گے، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اسے برابر غصہ دلا گئی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر کشمالہ بیگم میگزین سائیڈ پر رکھتے ہوئے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولا تو زونی جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ مما، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ کشمالہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ بچہ ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنا لیٹ یہاں آئی ہے؟ کشمالہ بیگم نے مصنوعی ڈرامہ خیز پریشانی سے پوچھا۔ مما، وہ نوکرانی کی بیٹی وہ تعبیر کل وہ مرجان کے روم میں دیکھی میں نے، اور دانت پیستے ہوئے بات کرتے رکی تھی۔ جبکہ اس کی بات پر کشمالہ بیگم نے حیرت سے اسے تکا تھا۔ وہ دونوں بہت پاس تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرجان پر ڈورے ڈال رہی ہیں۔ اس سے گھر سے نکال پھینکا ورنہ میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ غصے سے ابلتے ہوئے وہ دانے پیس کر بولی تھی۔ مگر فرزانہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ گھر واپس چلی گئی ہیں، اور فرزانہ کو بھی آفرین نے اس لیے روکا کیونکہ شادی کا گھر ہے اور کافی کام ہوگا تو اس کی ضرورت پڑے گی، ورنہ فرزانہ بھی آج چلی جاتی۔ کشمالہ بیگم نے اسے تسلی دی، مگر زونی کی بات پر اس کے اندر تو مانو چلتے طوفان کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اچھا ہی ہوا کل ہم نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ نوکرانی ہو کر اس کے ہاتھ تو دیکھے کتنے لمبے ہو گئے۔ زونی نے مناتے ہوئے کشمالہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ لیکن بیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرجان نے اسے بلایا ہو۔ کشمالہ بیگم نے زخموں کی نمک پاشی کی تھی۔ زنیرہ جلدی سے اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے افسردہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ گئی تھی۔ ہاں سوچو نا، اس کا سر گود میں رکھتے ہوئے وہ نئی چال چلنے کو تیار تھی۔ ایک نوکرانی کی اتنی اوقات ہو گئی کہ وہ ایسا کرے، اور مرجان وہ تو سمجھدار بچہ، اسے روکنا چاہیے تھا نا اسے۔ کشمالہ بیگم نے اس کے ذہن میں آج پھر ہمیشہ کی طرح زہر بھرا تھا جو وہ بچپن سے لے کر سے کرتی آ رہی تھی۔ اس وجہ سے بچے اپنے حقیقی ماں سے دور ہو رہے تھے۔ مرجان صرف میرا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، آپ ایسا مت سوچے مما۔ کشمالہ بیگم گلے لگا کر کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی، مگر اس کی کہی ہر ایک بات اس کے ذہن میں گھر کر چکی تھی۔ وہ اپنے روم کی بجائے مرجان کے روم کی طرف گئی تھی۔ دروازے پر دستک دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کمفرٹر میں لیٹا حرب بھی مذہب ہو کر سر اٹھاتے دروازے کو گھوری سے نواز گیا تھا۔ پورا دن وہ مجھے مرجان بھائی آپ نے ڈی جی کی طرح استعمال کیا، کیا خود تو وائس ریکارڈ کر کے چلی گئی۔ یہاں میں میوزک لگاتا رہوں، چاچی کے لیے وہ، تمہاری منگیتر کے لیے وہ، اور باقیوں کے لیے وہ منہ بڑبڑایا تھا۔ مرجان اوپن دی ڈور، بہت ہو گیا تمہارا، کیا میں میٹر نہیں کرتی؟ ہاں آج تمہاری اور میری مہندی سیرمنی تھی، تمہیں احساس بھی ہے؟ میں مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پھنکارتی ہوئی دروازے پر پیر مار گئی تھی۔ حرب نے اکتاہٹ سے تپ کر دروازہ کھولا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر زنیرہ حیران کی جگہ غصہ ہوئی تھی۔ آپ کیا کریں یہاں، اور مرجان کہاں ہے؟ دانت پیستی ہوئی بولی۔ وہ ضروری کام سے باہر گئے، حرب نے کمپوز لہجے میں بتایا۔ تعبیر بھی گھر نہیں، اور مرجان وہ سوچتی ہوئی جل گئی تھی۔ غصے سے لال ہوتی ہوئی بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر وہ اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ اسے اپنی کسرتی بازو زبردستی اٹھا چکا تھا۔ بدتمیز انسان، چھوڑو مجھے۔ اس کی معصوم سی گالی پر وہ بس لب بھیج گیا تھا۔ ہمیں بارش میں کھیلنا آج، وہ بولتے ہوئے چیخی تھی، جس پر وہ بس منہ دبا ہنس گیا تھا۔ ہمیں نیچے اتارو، اس کے ہاتھ پر کاٹتی ہوئی پھنکاری تھی، جس پر اس کی مسکان اور گہری ہوئی تھی۔ اگر آپ اس طرح بے وجہ بحث کرتی رہی تو میں آپ کو کیا بولوں؟ وہ آج اس کی ناک سے ناک ٹکاتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بھپری ہوئی بولی، اور پھر غصے سے منہ پھیرتے چھینکی، جس پر وہ مسکرائے۔ چینج کر لیں؟ کیوں؟ ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ لہنگا پکڑتے ہوئے وہ خفگی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن آپ بھیگ چکی ہیں اور ٹھنڈ پڑ رہی ہے، میری بات مانیں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، نہیں کریں گے، کیا کر لو گے، اور اتنے اچھے سے پیش کیوں آ رہے ہو آپ کی ناک پر تو 24 گھنٹے غصہ سوار رہتا ہے۔ آنکھیں گھما کر کہتی ہوئی اب زیادہ ہی منمنا گئی تھی۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو گی، اور ایک لفظ اور نہیں، سختی سے کہتا ہوا اس معصوم کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر معصومیت سے انگلی رکھ چکی تھی۔ وہ کبرڈ سے اپنی وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کر اسے دیکھ چکا تھا، جس پر وہ
मुंह खोल कर कुछ कहना चाहती थी मगर मजबूरी से बस अपनी लब काट गई थी। जब वो चेंज करके आई तो वो बेसाख्ता हंसी से भाग गया था। शर्ट इसे बेहद खुली थी और पैंट को बार बार फोल्ड करते करते वो उकता गई थी। ये बहुत खुला है, नाक सुखेड़ कर कहती हुई बहुत मासूम लगी थी। शर्ट के बाजू फोल्ड करती हुई वो खामोशी से इसे देख गई थी, जो आंखों में ढेरों मोहब्बत समोई से देख रहा था। फोन की रिंग टोन बजने पर वो फोन को संजीदगी से देख गया था। वो चलती हुई इसके पास आई थी। वो फोन कान से लगाते हुए उठा था। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं, वो बेहद एहतराम के साथ बोला था, जिस पर ताबीर ने आईब्रो उचकाते हुए इसे बेचैनी से बेयकीनी से घूरा था। वालेकुम सलाम मेरे शेर, कैसा है मेरे शेर? अल्हम्दुलिल्लाह दादा साईं, सब खैरियत से हैं। वो एक नज़र इस मुसीबत पर डालते हुए बोला, जो बड़े गौर से इसकी बात सुन रही थी। इसके खुद को यूं देखने पर वो मुंह फुलाती हुई रुख मोड़ गई थी। मैं आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ मेरी शेर को जो चाहिए था वो मिल गया। वो हल्का सा मुस्कुराया था इसे देखकर। ख्याल रखना मेरी नवासी का, और इसे तंग मत करना, जानते हो वो छोटी है तुमसे, समझ रहे हो ना साहब? दादा साहब की बात पर साद आप भरते हुए इसे देख चुका था, जो बगैर पलके झपके दोनों की बातें गौर से सुन रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। बचपन से वो यही तो सुनता आया था, बहुत छोटी है, ख्याल रखा करो। जी दादा साईं। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो पीछे ही मुड़ा था जब वो कुशन इसके मुंह पर फेंक गई थी, जिसे वो महारत से कैच कर चुका था। वहां सो जाओ, नीचे इशारा करते हुए पकड़ कर बोली थी, जिस पर मरजान साहब का पारा चढ़ा था। तुम भूल रही हो, ये मेरा रूम है। वो लब काटता हुआ गुस्से से बोला था। अच्छा। वो आंखें सुकेड़ते हुए बेड पर खड़ी हुई होती बोली थी, कितने बड़े कुतुब मीनार जैसे हो, शर्म नहीं आती एक छोटी सी लड़की से लड़ते हुए? इसे कद का ताना देते हुए हाथ से मक्खी उड़ा के जिस पर वो सर्द आप भरती हुई सोफे पर कुशन रखता हुआ लेट गया था। वो जानता था वो नशे में और इससे लड़ भी नहीं सकता था। वो इसकी शराफत से लेटने पर भी सुकून से नहीं बैठी थी। दूसरा कुशन उठाते हुए इसके सर पर फेंक गई थी। अब की बार गुस्से से उठा था। वो मुंह पर हाथ रखती हुई हंसकर अपने ऊपर कंफर्टर ले गई थी। क्या कह रहे हो? इल्हाम दौरानी गुस्से से लाल पीला होते हुए सोफे से उठा था। वो चालाकी से इस लड़की को ले गया, इसे निकाह कर लिया। अपने आदमी की बात सुनकर वो आग बगोला हुआ था। वो और कोई नहीं, खुद डैमिन है। अब जान गए हो इसकी गेम्स? वो तुमसे 10 कदम आगे रहता है। तुम्हारी नाक के नीचे से वो शिकार ले उड़ा। मुझे नहीं लगता तुम इससे मुकाबले के लायक हो। हम डील कैंसिल करते हैं और मजीद बात तब होगी जब तुम इसे लड़ने के काबिल हो जाओगे। कौन जानता है वो क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, जिसको इसने कत्ल के लिए पैसे दिए थे, आई थिंक वो यही था, मरजान। एफ.ए. इंडस्ट्री के क्लाइंट्स उठते हुए इसे अच्छी खासी सुना चुके थे। वो मुट्ठी भींची जख्मी शेर की तरह मरजान काज़मी को मारने का सोच चुका था। अब तो तुम मेरा चेहरा मेरा नाम सब जान गए हो। अब खेल में मजा आएगा जब दोनों तरफ से हमला सामने से होगा। वो मुट्ठी में सिगरेट मसलता हुआ इसका चूरा चूरा कर चुका था। वो तीखी नक्यूस चेहरे पर सजाई इस पर से कंफर्टर खींच चुका था। वो जल्दी से आंख बंद करती हुई नींद में होने का ड्रामा कर गई थी। इसे कंधों से पकड़कर उठाकर बेड के क्राउन से लगाए वो अपनी हेजल ग्रे आंखें इसके ब्राउन आंखों में गाड़ गया था, जिस पर वो थोड़ी सहमी थी। इस खुशफहमी में हरगिज मत रहना कि मैं तुम्हारे नशे में मस्त होने का लिहाज करूंगा। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मिस जारा मरजान शाह काज़मी आप कुछ भी करेंगी, मैं बर्दाश्त करूंगा। ये सब सिर्फ दादा साईं की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। और शराफत से सो जाएं, वरना इस चोंच पर टेप लगा दूंगा और इन हाथों को हथकड़ी लगा दूंगा और आपके इन पैर को जिन्हों सुकून नहीं आ रहा काट कर हाथों में थमा दूंगा। हैनवाज इसकी आंखों में आंखें डाले वो संजीदगी से गोया हुआ, जिस पर वो पलके छपकाती अपने लब काटती नजरें झुका गई थी। इस पर से हटता वो सोफे पर लेट गया था। वो नाक के साथ आंखें सुकेड़ती से देखकर फौरन सो गई थी। इसके नींद में जाती वो सोफे से उठा, इसका सर कुशन पर ठीक से रखते हुए कंफर्टर ठीक से इसके ऊपर डालते हुए वो इसके चेहरे पर बिखरे बाल कान के पीछे करते हुए इसकी पेशानी पर लप रख गया था। वो नींद में कसमसाई, मैं जानता हूँ मैंने बहुत जुल्म किए हैं आप पर और सिर्फ मेरी माफ़ी से सब ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं हर कोशिश करूंगा मेरी छोटी जाने जहां पर कोई आंच ना आए। गंभीर लहजे में कहते हुए वो आखिरी नजर इस कंफर्टर में छुपे वजूद को देखकर कमरे से बाहर निकल गया था। अगली सुबह काज़मी मैंशन। पूरे घर की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। पूरे घर में रेड कारपेट बिछाया गया था। सुर्ख और सफेद फूलों की डेकोरेशन की गई थी। सफेद पर्दे लगाए गए थे। पूरा घर नफीस अंदाज में सजाया गया था। मीडिया सुबह से मैंशन के गेट पर मौजूद थी, मगर गार्ड्स ने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया था। एक सफेद कलर की चमचमाती मर्सिडीज मैंशन के गेट के सामने रुकी थी। सामने की 2 कारों से गार्ड्स निकलकर हिफाजत के लिए दाएं जाने रुके थे। पीछे की 2 कारों से गार्ड्स बाईं जाने रुके थे। एक गार्ड ने अदब से सर झुकाते हुए दरवाजा खोला था। ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस वो पुरकशिश शख्स बाहर आया था। मीडिया गेट से इसकी तरफ बढ़ी थी, मगर गार्ड्स इन्हें इसके करीब आने से रोक गए थे। वो गार्ड्स को जाने का इशारा करते हुए खुद बैक साइड का दरवाजा खोल चुका था। वो कंफ्यूज से घबराती हुई मर्सिडीज से बाहर आई थी। गार्ड ने गेट खोला था। इसका हाथ थामते हुए मैंशन की तरफ चल दिया था। मीडिया रिपोर्टर्स इन दोनों को
लाइव कवरेज कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन मरजान शाह काज़मी आज स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, मगर क्या होगी इनकी अनाउंसमेंट और इनके साथ ये लड़की कौन है? व्हाट द हेल। जोनी ने गुस्से से रिमोट नीचे फेंका था और इसे ताबीर के साथ हरगिज नहीं देख सकती थी, और वो तो इसका हाथ थामे हुए था। इसके साथ बाकी सभी न्यूज़ देखकर लाउंज में जमा हुए थे। ताबीर घबराहट के मारे परेशानी से सब देख रही थी, वही जालिम को भी जो इसे सुबह सुबह खरी खरी सुनाकर अपने साथ घर ले आया था। ओ बेटा, ये सब क्या चाह रहा है? इस नौकरानी के साथ वो कशमाला बेगम की बात काटते हुए गोया हुआ था। पहली बात, तामीर मेरी बीवी है। इसके अल्फाज ने माना सबके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। बस नदीम और हरब नहीं चौंके थे, वो वाकिफ थे इस निकाह से। जोनी की आंखों से पानी सारे बंद तोड़कर बाहर निकला था। ये तुम जानते हो क्या कह रहे हो तुम? मुनव्वर साहब गुस्से से तलमला उठे थे। मेरा पोता बिल्कुल ठीक कह रहा। पीछे से रौबदार लेजे पर सब ठटके थे। शहनशाह काज़मी लाउंज में दाखिल हुए थे। मुनव्वर साहब की पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभरी थी, जबकि आगा साहब खुशदिली से इन्हें गले लगा गए थे। वो शफकत से आगा साहब को कंधे से पकड़ते गले लगा चुके थे। घर की सभी औरतों ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया था। ताबीर घबराती हुई इसका हाथ दबा गई थी, जिस पर इसने धीरे से इसका हाथ दबाकर इसे तसल्ली दी थी। मैं मरजान और ज़ारा के निकाह से वाकिफ हूँ। ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, वो सर भारी आवाज में कहते हुए सबके सर पर बिजली गिरा चुके थे, जबकि लफ्ज ज़ारा पर ताबीर ने अनजान नजरों से मरजान को घूरा था। ज़ारा नाम सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देख गए थे, जबकि मुनव्वर साहब के हाथ ठंडे पड़ गए थे इसका नाम सुनकर। वो खाली घूंट भरकर हलक तर करते हुए कशमाला बेगम की जानिब देख गए थे, जो इन्हें नफी में सारी लाते हुए कोई इशारा कर गई थी। मरजान और ज़ारा का निकाह में बचपन में ही तय कर चुका था, इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वो सोफे पर बैठते हुए मुनव्वर साहब की तरफ इशारा कर गए, जो कोई सबूत की तरह हलने के काबिल नहीं लग रहे थे। फिर किसकी इतनी जुर्रत हुई कि मेरे फैसले के खिलाफ जाकर मरजान और जुनैरा बीबी की शादी का फैसला किया गया? वो करख्त लेजी में कहते हुए सबको नजरें झुकाने पर मजबूर कर गए थे। जुनैरा गुस्से से आगे बढ़ी थी, मगर आफरीन बेगम ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका था। वो शहनशाह काज़मी के गुस्से से वाकिफ जो थी। बाबा साईं, पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ, इसके बाद मैं चाहता था मरजान माजी भुलाकर आगे बढ़े, और इसीलिए ज़ारा इसका माजी नहीं, वो जिंदा सलामत है और इसके साथ है। अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर किया करो। दो टोक लेजे में कहते हुए वो मुनव्वर साहब की बोलती बंद कर चुके थे। घर में शादी की तकरीब थी वो वक्त के मुताबिक ही होगी। निकाह के वक्त पर निकाह कराया जाएगा। कल वलीमे की तकरीब में पूरा पाकिस्तान ही पूरी दुनिया देखेगी। काज़मी खानदान के चश्मे चराग हमारे बेटों की शादी की तकरीब की शान शौकत के साथ रोनुमाई होगी। वो हुक्म देकर उठे थे, और बचपन में ही हमने हरब शाह और जुनैरा बीबी का रिश्ता तय किया था। इस बात को ज़हन में रखते हुए आज निकाह के वक्त पर इन दोनों का निकाह पढ़वाया जाए, और ये हमारा शहनशाह काज़मी का आखिरी फैसला है। वो इतना कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे, सबको मानो सांप सूंघ गया था। ये कहकर गए हैं दादा, ये क्या क्या कह के गए हैं दादा? वो डैड सब जुनैरा के चीखने पर इसकी तरह मुतवज्जे हुए थे। मुनव्वर साहब ने इसे चुप करवाने के लिए गले लगाया, मगर वो गुस्से से इन्हें पीछे धक्का दे चुकी थी। होंक बनी वो मरजान के सामने आई थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धोखा देने की? अरे मुझे इस नौकरानी को तरजीह कैसे दे सकती हो तुम? मरजान काज़मी उसके सामने आते हुए टूटे लहजे में बोली, ये आप सब आपके डैड और मामू की वजह से हुआ। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां से शुरू हुई। कशमाला बेगम की तरफ इशारा करते हुए वो संजीदगी से बोला था, जो दिल पर हाथ रखते हुए हाँ हुए नाम में सारी लागत थी। शादी नहीं सौदा हो रहा था, और मोहब्बत के नाम पर सौदे से की गई शादी मंजूर होती है आपको? वो गंभीर लहजे में कहकर इसका दिल तोड़ गया था। वो सुर्ख आंखों से कशमाला बेगम की तरफ और मुनव्वर साहब की तरफ देख गई थी, क्योंकि इसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि इन्होंने मरजान को शादी के लिए कैसे मनाया था। मैं ये ड्रामा नहीं करना चाहता था, मगर मुझे फोर्स इन्होंने किया। अपने जवाब अपनी माँ से और अपने डैड से तलब करें। और आखिरी बार कह रहा हूँ, ताबीर मेरी बीवी है, और अगर किसी ने इसे इस हक से महरूम रखने की कोशिश करने की भी कोशिश की तो सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। सख्त लहजे में कहता हुआ इसका हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ जा चुका था, जबकि ताबीर ने खाली नजरों से इसकी जानिब देखा, जो पूरे घर वालों से इसकी खातिर लड़ चुका था। जुनैरा तेज कदमों के साथ हरब के कमरे की तरफ गई थी, क्योंकि इनका कमरा एक ही फ्लोर पर था। सब ने समझा वो अपने कमरे की तरफ गई हैं। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो दूसरे कान से हैंडफ्री निकालकर दरवाजा खोल चुका था। धड़ से दरवाजा खोलते बंद करते हुए वो इसकी शर्ट का गिरबान पकड़ चुकी थी। खुश तो हो गए तुम और तुम्हारी माँ, वो रोते हुए चीखी, जिस पर वो इसका हाथ गिरबान से निकालते हुए इसे सर्द नजरों से देख चुका था। मुझे नफरत हो गई तुमसे, मेरे और मरजान के बीच आने वाले तुम हो। बचपन से तुमसे इतनी नफरत करती आई हूँ कि बता नहीं सकती। अरे मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। इसे धक्का देती हुई वो चीख कर बोली थी, मगर वो संजीदगी से बस सुन रहा था। तुम
خود منع کرو گے اس نکاح سے؟ یہ یاد رکھنا، اگر میرا تم سے نکاح ہوا میں جان لے لوں گی اپنی۔ انگلی دکھاتے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ انجان بن رہے ہو؟ ہاں۔ اس گریباں سے پکڑتے ہوئے وہ زوردار تھپڑ اسے منہ پر مار چکی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کالی سی آنکھوں میں ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے غصے سے چلایا، دماغ خراب ہی تو ہے میرا۔ کیوں آخر کیوں؟ گھٹیا شخص تم میرے اور مرجان کے بیچ آ گیا۔ آئی سویئر اگر تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا تو میں تمہاری ساری زندگی عذاب بنا دوں گی۔ مجھ پر صرف مرجان کا حق ہے، سن رہے ہو تم؟ حقارت بھری نظروں سے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا تھا۔ جسٹ آؤٹ، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ دھاڑا۔ تمہیں جینے لائق نہیں چھوڑوں گی میں حرب شاہ، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ سر دھاپ بھرتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر گراتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ زارا زارا زارا، لفظ زارا اس کے ذہن میں بری طرح گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زارا زارا زارا، لفظ زارا اس کے ذہن میں بری طرح گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے چھا رہا تھا۔ اسے اپنا وجود بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ صوفے کے سہارے لگتی ہوئی وہ سر پکڑ گئی تھی۔ وہ جو کوٹ اتار کر صوفے پر رکھنے کے لیے پیچھے مڑا تھا، اس کے گرنے سے پہلے اسے تھام چکا تھا۔ وہ آدھی بند آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بے خوش ہوئی تھی۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس کا سر بہت گرم تھا، شدید بخار تھا۔ ڈاکٹر کو فوراً آنے کا کہہ کر وہ اس کا ہاتھ اپنی ہاتھوں میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد خوشی میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں نہیں، ہمیں مت لے کر جاؤ، نہیں، چھوڑ دو جان، وہ لرزتے ہوئے کہہ گئی تھی، جبکہ 13 سال بعد اس کے لبوں سے اپنا بچپن کا نام سن کر اس کے سوکھے بنجر دل پر جیسے بارش کی پہلی بوند گری تھی۔ میں ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے دباتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر چکا تھا۔ وہ لمبا سانس لیتے ہوئے پرسکون ہوئی تھی۔ فون کی رنگ ٹون بجنے پر وہ بغیر نمبر دے کے کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون سنجیدگی سے کان سے لگا چکا تھا۔ نکاح مبارک ہو ڈیمن، 4 لفظ اس کا خون گرم کر چکے تھے۔ وہ لب بھینچتا ہوا اس معصوم وجود کو دیکھ کر خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ ماننا پڑے گا تمہاری چالاکی کو ڈیمن، مگر افسوس تم میرے سارے پتے نہیں دیکھ پائے۔ تمہاری بچپن کی محبت تو تمہیں مل گئی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دھیمے لہجے میں بولا تھا، کیونکہ اس کی کل کائنات اس وقت سو رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری زارا، بیٹا تم نے سوچا نہیں کہ اسے تم یاد کیوں نہیں ہو؟ اسے وہ گھر یاد کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں پہچان پائی؟ مرجان نے سنجیدگی سے سوئی تعبیر کو دیکھا۔ پچھلے 10 سالوں میں اس کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ اسے ایسی دوائیاں دی گئی جس سے اس کا برین واش ہو چکا ہے۔ وہ مٹھی بھینچے بیڈ سے اٹھا تھا، مگر وہ بے ہوشی میں اس کی انگلی تھام گئی تھی، جس پر وہ مجبوراً غصہ پی گیا تھا۔ تم نے دیکھا ہے نا، اسے پینک کرتے ہوئے یکدم بے ہوش ہو جاتی ہے نا۔ ارے اس سے پینک اٹیک آتے ہیں بیٹا، اور تمہاری شاخ کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی پاسٹ میموری کمپلیٹلی برین سے ریموو ہو گئی۔ دوسری طرف سے زوردار کہکہ سنائی دیا۔ وہ سنجیدگی سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اور سب سے پیاری بات، اگر تم نے اسے اس کے ماضی سے متعلق کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش کی تو وہی پینک اٹیک صدمہ سہ نہیں پائے گی اور فوراً ہی مر جائے گی۔ اس کے ہیزل آنکھوں میں دہشت ابھری تھی، غصے سے اور جنون سے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے، تمہاری فیملی اور تمہاری جان کے علاوہ اور بہت کچھ داؤ پر ہے، اور دیکھتا ہوں تم کس نقصان کی بھرپائی کرتے ہو۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے فون کو مٹھی میں دبا گیا تھا۔ وہ سار پکڑتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ سب غصہ بھلا کر اس کی طرف دیکھ گیا تھا، جو اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر غصے اور خوف سے بوجھل ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی یہ کون سی گیمز آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا سر، مجھے آپ سے بے حد نفرت ہے، اور اسے آپ محبت میں نہیں بدل پائیں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیا اسے اپنے جذباتوں سے باور کروا چکی تھی۔ مرجان کاظمی کو اپنے دل میں اٹھتا درد بخوبی محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کی نفرت کے لائق تھا۔ اب تک اس نے بے حد ظلم کی تھی، اس پر اسے پورا حق تھا اسے نفرت کرنے کا۔ سالے ڈاکٹر کے ساتھ اندر آئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ تعبیر نے آخری بار اسے دیکھ کر نظروں کا رخ بدلا تھا۔ ان کو سخت بخار ہے، اتنا بخار کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر نے مرجان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ کل رات بارش میں بھیگ گئی تھی اور رات ٹھیک سے سوئی نہیں۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے سنجیدگی سے بتا گیا تھا، جبکہ زالے نے دونوں کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو روکا تھا۔ تعبیر نے کوفہ سے اس کی طرف دیکھا، جو بغیر پرواہ کیے سب بول چکا تھا۔ یہ دوائیاں استعمال کریں، جلد ٹھیک ہو جائیں گی، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھی تھی۔ انجیکشن کا نام سن کر زالے اب کی بار ہنس پڑی تھی۔ ڈاکٹر آپ مجھے دیں، میں لگا دوں گا، وہ انجیکشن لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جس پر تعبیر کی خوفزدہ نظریں ڈاکٹر سے مرجان پر منتقل ہوئی۔ ضرور۔ ڈاکٹر نے انجیکشن اس کے حوالے کیا۔ زالے مسکراتی ہوئی دونوں کو اکیلے چھوڑ کر ڈاکٹر کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے، وہ گڑبڑا کر کہتی ہوئی کمفرٹر خود کو لپیٹتے ہوئے بولی۔ وہ سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے انجیکشن نکال رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم نے نہیں لگوائیں گے، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، اس کا سر بیڈ کے کراؤن سے لگا تھا۔
और मैंने कहा अब लगवाएंगे। वो धीरे से कहता हुआ इसकी हार्ट बीट बढ़ा चुका था। हमें सुई से डर लगता है। वो कुछ घोंटों पर जबान फेरती हुई गड़बड़ाकर बोली थी, आह। अभी वो इसकी तरफ बढ़ी था कि वो फलक शगाफ चीख मार चुकी थी। बेचारी आफरीन बेगम परेशानी से अंदर आई थी, मगर सामने का मंजर देखकर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी थी। वो आंखों पर कुशन दिए छुप रही थी और वो इंजेक्शन उठाए सपाट नजरों से इसे देख रहा था। बेटा बिल्कुल दर्द नहीं होगा। इसकी आंखों से कुशन हटाते हुए आफरीन बेगम ने नरमी से कहा। वो दांत पीसते हुए मरजान को घूर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वो वरना फौरन भाग जाती। आफरीन बेगम ने इसका बाजू पकड़ा था। वो डर से आंखें बंद कर चुकी थी, मगर कुछ ही सेकंड बाद कुछ महसूस होने पर वो आंखें खोलकर इसकी तरफ देख चुकी थी, जो इंजेक्शन लगाने के बाद खाली इंजेक्शन डस्टबिन में डाल चुका था। देखो बेटा, पता भी नहीं चलता। आफरीन बेगम ने शफकत से इसे सर पर हाथ फेर कर कहा। वो संजीदगी से इसे देखते हुए कमरे से जा चुका था, जिसने एक इंजेक्शन लगवाते हुए पूरा घर सर पर उठाया था। बेटा आओ, मैं तुम्हें तैयार करवा देती हूँ। आज अलीज़े और दाइम का निकाह है, घर में मेहमान आ गए, तुम बहू हो आखिर इस घर की, और इसके बाद आराम कर लेना। आफरीन बेगम इसे जबरदस्ती लेकर गई थी, जहाँ अलीज़े को प्रोफेशनल तैयार कर रही थी। अपने गुस्से को काबू में रखो मुनव्वर, कशमाला बेगम ने धीरे से कहा, जिस पर मुनव्वर साहब खामोश हुए। मैं जानती हूँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, लेकिन अगर आपने जज्बात में आकर कुछ कर दिया तो सारी असलियत सामने आ जाएगी और फिर इस घर में कदम रखने के लिए भी तरसोगे। मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पेशानी पर आई सलवटें मेकअप से छुपाती हुई चालाकी से मुनव्वर को समझा रही थी। हम ये शादी इसलिए करवाना चाहते थे कि वो तुम्हारे दामाद बन जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। खैर अब वो लड़की लौट आई है। जैसे शहनशाह साहब चाहते हैं वैसा ही होने दो। इन्हें भिनक नहीं लगनी चाहिए हमारे प्लान की। वो ज्वेलरी पहनती बोली, और अपनी बेटी का क्या करूं? मुनव्वर साहब ने सर पकड़ते हुए कहा, इसे मैं संभाल लूंगी। मिरर में देखते हुए वो मुस्कुराई थी, कोई जरूरत नहीं है। आफरीन बेगम की आवाज़ पर दोनों हैरानी से दरवाजे की जानिब देख रहे गए थे। क्या वो सब सुन चुकी थी? वो मेरी बेटी है, मैं इसे संभालूंगी। और जहाँ तक बात वडेर साईं की है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बच्ची की शादी हरब से ही होगी। मैंने किसा को जबान दी थी। वो मुनव्वर की तरफ देखते हुए बोली, जो इन्हें आंखें दिखाते हुए ज़ेर लब कुछ बुड़बुड़ा गए थे। वो इतना कहकर वहां से जा चुकी थी, कशमाला बेगम और मुनव्वर साहब को कशमकश में छोड़ डालकर। मुझे मालूम नहीं था कि इसकी मुंह में ज़बान भी है, कशमाला बेगम ने मुनव्वर साहब की तरफ तंज से देखकर कहा, जिस पर वो और गुस्सा हुए आफरीन बेगम पर। अलीज़े सुहेल वाल सुहेल अहमद हक मेहर 20 लाख सिक्का राजुल वक्त, क्या आपको टाइम आगा शाह से ये निकाह कबूल है? सुर्ख हैवी ब्राइडल लहंगे में मलबूस फरोसी मलबूसात के साथ गोल्डन हैवी ज्वेलरी में डार्क ब्राइडल मेकअप किए बेहद हसीन लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए सामने लगे गोल्डन पर्दे के इस पार बैठे अपने महरम को देख गई थी। नजरें उठाकर मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देख गया था। व्हाइट कुर्ता सूट में वो इंतहा का हैंडसम लग रहा था, मगर गरूर नहीं था नजरों में। कबूल है, वो धीमी लहजे में बोली। दाइम आगा व आगा खान हक मेहर 20 लाख सिक्कर राजुल वक्त, क्या आपको अलीज़ा सुहेल से ये निकाह कबूल है? वो शर्माते हुए नजरें झुका गई थी। कबूल है, वो मुस्कुराकर फौरन बोल पड़ा था, जिस पर सब मुस्कुराए थे। आखिर इसे अपनी मोहब्बत मिली थी। जब से इसे मालूम हुआ था अलीज़ा ही इसकी शरीके हयात है, वो किसी और लड़की के बारे में सोचने से भी कतराता था। लंबे इंतजार के बाद आखिर इसे इसका मंजिल नसीब हुई थी। आगा साहब मुनव्वर साहब को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ आफरीन बेगम और किसाब बेगम खुशी से गले मिली थी। कशमाला बेगम के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। इतना भारी लहंगा वो लड़खड़ाते हुए सोफे से उठी थी। इसे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था आफरीन बेगम के कहने पर, मगर वो बेचारी संभाल नहीं पा रही थी। हैवी ज्वेलरी और इतनी एक्सपेंसिव लहंगे को अचानक से पूरे रूम की लाइट चली गई थी। वो खौफजदा नजरों से इसे पास देखते बाहर जाने का रास्ता तलाश करी थी। कौन है? जब इसे अपनी कलाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, वो कांपते हुए पीछे आंखें बंद कर गई थी। इसे सख्ती से खींचकर किसी ने दीवार से लगाया था। इससे पहले वो चीखती, इसके मुंह पर हाथ रखते हुए मुखालिफ ने इसकी चीख को गले में ही दफन कर दिया था। वो किसी पिंजरे में बंद चिड़ियों की तरफ फड़फड़ाई थी। आखिर वो क्या करना चाहता था? इसकी कलाई को सख्ती से मरोड़ गया था, जिस पर वो बेबसी से सिसकी थी। का कौन है? जब इसे अपनी कलाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, वो कांपते हुए पीछे आंखें बंद कर गई। इसे सख्ती से खींचकर किसी ने दीवार से लगाई। इससे पहले वो चीखती, इसके मुंह पर हाथ रखते हुए मुखालिफ ने इसकी चीख को गले में ही दफन कर दिया था। वो किसी पिंजरे में बंद चिड़ियों की तरफ फड़फड़ाई थी। आखिर वो क्या करना चाहता था? इसकी कलाई को सख्ती से मरोड़ गया था, जिस पर वो सिसकी थी। व्हाइट 3 पीस सूट में सीधी कलाई पर रोलेक्स घड़ी बांधे वो टांग पर टांग चढ़ाए शहनशाह काज़मी के रूबरू सोफे पर अपनी पुरकशिश शख्सियत के साथ बरजमान था। शहनशाह काज़मी ने ही मीडिया को अनाउंसमेंट के लिए बुलवाया था। मुनव्वर साहब और आगा साहब स्टेज पर इनके अनाउंसमेंट का इंतजार करते। वो संजीदगी से मरजान काज़मी से धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे।
और दूसरी वो सर्द नज़रों से इन्हें देखते हुए हाँ में सर हिलाकर इन्हें जवाब दे रहा था। शहंशाह काज़मी अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आए। माइक ऑन करते हुए वो रोबदार लहजे में बोले थे, आप सबको यहाँ मधु करने का मकसद सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो मैं पिछले कई महीनों से करना चाहता था मगर सही वक्त की तलाश में था। मुनव्वर साहब ने हैरत और अफसोस से शहंशाह काज़मी को देखा। इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल बाखबर थे। सभी कैमरे इन पर नस्ब थे। काज़मी इंडस्ट्री की ब्रांचेस पूरी दुनिया में मौजूद हैं और MA के बेस्ट ब्रांडेड के तौर पर जाना जाता है। आज मैं काज़मी इंडस्ट्री की सारी जिम्मेदारी ऑफिशियली अपने शेर मिर जेकर के नाम करता हूँ। वो शान से उठा था अपनी जगह से। मुनव्वर साहब ने मुट्ठी भींची थी। वो शहंशाह काज़मी से पेन लेकर पेपर्स पर दस्तखत कर चुका था। सभी ने खुशी का इजहार किया था क्योंकि पूरी दुनिया इसके नाम और काम से वाकिफ थी जिसने चंद सालों में पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया था। इस वक्त वो दुनिया के बेहतरीन बिजनेस मैनेजमेंट की फहरिस्त में टॉप पर था। एनी क्वेश्चन वो मीडिया से मुखातिब हुआ था। सब इसकी तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जे हुए थे। इस वक्त पूरी दुनिया ही इसे टीवी पर लाइव देख रही थी। सब इसकी तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जे हुए थे। इस वक्त पूरी दुनिया इसे टीवी पर लाइव देख रही थी। आखिर वो एक सेलिब्रिटी था। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई है। एक सहाफ़ी के सवाल पर वो मुस्कुराया था। मैं सिंगल नहीं हूँ। कई लड़कियों के दिल तोड़ चुका था ये कहकर। सर रिसेंटली होने वाली वारदातों और किडनैपिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। एक और सहाफ़ी था जिस पर वो संजीदगी से शहंशाह काज़मी की तरफ देख चुका था। जी नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।